हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनकी पेपर 1 की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। एज यू नो कि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का पेपर देने वाले हैं तो पेपर 1 जो है वो तो आपको देना ही देना होता है। और साथ ही साथ एक बात और कि जो पेपर 1 है वो पेपर 2 के कंपैरिजन में काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपकी नेट जैन अप होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के चरण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के जो चरण होते हैं वे 3 चरण माने जाते हैं। शिक्षण के 3 फेजेस होते हैं। पहला पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा अंतः क्रिया अवस्था और तीसरा होता है हमारा उत्तर क्रिया अवस्था। सबसे पहले देखेंगे हम कि पूर्व क्रिया अवस्था क्या होता है। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण के लिए योजना तैयार की जाती है। क्या किया जाता है? योजना तैयार की जाती है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षा की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है। यानी एक टीचर जो है वो कक्षा में जाने से पहले जो भी तैयारी करता है, जो भी योजना बनाता है, वो पूर्व क्रिया अवस्था में आती है। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहते हैं। शिक्षण की इस अवस्था में शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है कि उसे कैसे पढ़ाना है, उसका नियोजन करता है जिससे अपने उद्देश्यों को वह प्राप्त कर सके। पहले से ही वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। शिक्षक अपने शिक्षण को सुनियोजित और सफल बनाने के लिए कुछ क्रियाएं करता है। क्या क्या क्रियाएं करता है? शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना। सबसे पहले वो शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। उसके बाद पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेता है कि क्या पढ़ाना है। उसके बाद पाठ्य वस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था करता है। पाठ्य वस्तु में जितने भी अवयव दिए जाते हैं उनकी व्यवस्था करता है। उसके बाद युक्तियों और प्रविधियों के संबंध में निर्णय लेता है। युक्तियां या प्रविधियां यानी कि उसे कैसे पढ़ाना है, किन किन टेक्निक्स का यूज करके पढ़ाना है, उसके बारे में डिसाइड करता है। और उसके बाद वो पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करता है। तो ये सभी कार्य जो एक शिक्षक क्लास में जाने से पहले प्रिपेयर करता है, वो सारी अवस्थाएं पूर्व क्रिया अवस्था में आ जाते हैं, वो सारे कार्य। दूसरी अवस्था है अंतः क्रिया अवस्था। अंतः क्रिया अवस्था, इसमें क्या होता है? इसमें वे सभी कार्य शामिल होते हैं जो कि शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। यानी कक्षा में जाने के बाद उसने क्या पढ़ाया वो सारा अंतः क्रिया अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र में आमने सामने का संपर्क होता है। शिक्षक लेक्चर देता है, स्टूडेंट उसे सुनते हैं। शिक्षक पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं। शिक्षक शाब्दिक और अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है। और शिक्षक इस अवस्था में पहले से तैयार की गई शिक्षण की योजना का क्रियान्वयन करता है। जो पूर्व क्रियावस्था में उसने योजना बना रखी थी उसका वो अंतः क्रियावस्था में क्रियान्वयन करता है। इसमें अंतः क्रियावस्था में कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे कि कक्षा के आकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनको हल करना, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। तीसरी अवस्था आती है उत्तर क्रिया अवस्था। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है। पढ़ाने के बाद शिक्षक मूल्यांकन करता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है कि उन्होंने क्या क्या सीखा। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन करके शिक्षक ये जानने का प्रयास करता है कि कक्षा में उसने जो भी पढ़ाया है उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा और उनके व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन आया है। इसके लिए शिक्षक मौखिक और लिखित प्रश्न भी पूछ सकता है। इसे शिक्षण की अंतिम अवस्था या उत्तर क्रिया अवस्था कहते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? मानदंड व्यवहार, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन, मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स यूज की हैं उनका चयन, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। यदि उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे तो वो
अपनी जो टेक्निक उसने अपनाई थी मूल्यांकन करने की उसी को अपना लेगा, लेकिन उसे अगर अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे तो वह इन टेक्निक्स को बदलने का प्रयास करेगा, अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएगा। शिक्षण क्रियाओं का मुख्य लक्ष्य होता है छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना। प्रत्येक राष्ट्र और समाज अपनी संस्कृति और मूल्यों को शिक्षण की क्रियाओं के द्वारा नई पीढ़ी को देता है, इसलिए समाज जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है जिनमें शिक्षण क्रियाएं संपादित की जाती हैं। तो हमने ये 3 अवस्थाएं की हैं। पूर्व क्रिया अवस्था, जिसमें टीचर क्लास में जाने से पहले प्रिपरेशन करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उसके बाद आया अंत क्रिया अवस्था, जिसमें क्लास में जाने के बाद से लेकर उसने पढ़ाया तब तक की क्रियाएं होती है। और लास्ट आती है हमारी उत्तर क्रिया अवस्था। इस अवस्था में एक टीचर लेक्चर देने के बाद, पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है कि उन्होंने क्या क्या सीखा है, जो टीचर ने उन्हें पढ़ाया है क्या उनके समझ में आया है या नहीं। ये सब काम उत्तर क्रिया अवस्था में किए जाते हैं। तो ये थे शिक्षण के चरण। अब हम करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षा के स्तर। शिक्षा के स्तर क्या क्या है? शिक्षा जो है वो एक सह उद्देश्य प्रक्रिया है, या कह सकते हैं कि कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की व्यवस्था, जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षण और सीखने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। टीचिंग और लर्निंग में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, यहाँ तक कि शिक्षण सीखने का ही एक प्रत्यय माना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यवस्तु महत्वपूर्ण पागम होता है, जिसके बिना शिक्षण नहीं किया जा सकता। एक ही पाठ्यवस्तु को शिक्षण अधिगम परिस्थितियां विचारहीन से अधिक विचारपूर्ण स्थिति तक विस्तृत करती हैं, अर्थात शिक्षण के ज्ञानोद्देश्य से लेकर मूल्यांकन उद्देश्यों तक की प्राप्ति की जाती है। देखो, शिक्षण जो है वो एक ट्रायंगल शेप में होता है, जहाँ पर एक साइड होता है टीचर, एक साइड होते हैं स्टूडेंट और एक साइड होता है कंटेंट यानी विषय वस्तु। तो एक जो ट्रायंगल की शेप होती है ये है शिक्षण का तरीका। शिक्षण जो है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। अब इसके स्तर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। स्मृति स्तर जो है वो हर्बर्ट शिक्षण आयाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे हर्बर्ट ने दिया है। बोध स्तर को मॉरिसन शिक्षण आयाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मॉरिसन ने दिया है। और चिंतन स्तर जो है वो हंट शिक्षण आयाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हंट ने दिया है। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। स्मृति स्तर क्या होता है? स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाएं ऐसे अधिगम की परिस्थितियों का उत्पन्न करती हैं जिनमें विषय वस्तु के तथ्यों को छात्र केवल कंठस्थ कर सकें, केवल याद कर सकें। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण और रटने की क्रिया पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और इस स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध व चिंतन स्तर के ठीक कार्य नहीं हो सकते, इसलिए यह स्तर अन्य विचारमान स्तरों के लिए एक आधारशिला होता है। ये एक बेस का काम करता है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट को सिखाया जाता है, उन्हें रटवाया जाता है या याद करवाया जाता है। स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, इससे यही पता चलता है कि क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो केवल पाठ को पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का जो प्रतिमान है वो हर्बर्ट साइमन ने दिया है। हर्बर्ट साइमन इसके प्रणेता है। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में हम कर सकते हैं। पहला है इसका उद्देश्य। स्मृति स्तर का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है मानसिक पक्ष का प्रशिक्षण करना, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण करना और सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना और पुनः प्रस्तुत करना। स्मृति स्तर में केवल तथ्यों को याद करवाया जाता है और उनको दोबारा से रिपीट करवाया जाता है, यानी रटवाया जाता है और कंठस्थ करवाया जाता है, यानी ये रटने तक सीमित है। दूसरा है संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें योजना बनाई जाती है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तुलना और समरूपता की जाती है और सामान्यीकरण उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सामाजिक प्रणाली। स्मृति स्तर की सामाजिक प्रणाली कैसी होती है? अभिप्रेरणा के बाह्य रूप का अधिक प्रयोग,
बाहरी रूप का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक परिणाम, पुरस्कार आदि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे किसी स्टूडेंट को पढ़ा दिया गया, फिर बाद में उससे पूछा गया, स्मृति स्तर में उसे रटवा दिया गया, और जब उसे पूछा गया तो वो उसका सही सही आंसर देता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। फिर आता है मूल्यांकन प्रणाली। इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? मूल्यांकन लिखित और मौखिक परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है। जो पढ़ाया गया है, जो याद करवाया गया है, उसका मूल्यांकन करने के लिए या तो रिटन में पेपर हो सकता है या फिर ओरल में पेपर ले सकते हैं। परीक्षा में रटने की क्षमता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। जो भी पढ़ाया जाता है उसको रटवा दिया जाता है ताकि बच्चे पेपर पास कर सके। उसके बाद दूसरा स्तर आता है बोध स्तर का शिक्षण। बोध स्तर में क्या होता है? बोध स्तर एक बहुत ही व्यापक शब्द है। बोध का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, समझना। बोध शब्द को मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने कई अर्थों में प्रयुक्त किया है, इसलिए शिक्षक भी इस शब्द को अनिश्चित ढंग से प्रयुक्त करता है। शब्दकोश में भी इसके बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं। बोध के शब्दकोश में भी ज़्यादा अर्थ दिए गए हैं, और एक जो टीचर होता है वो भी इसको अपने ढंग से ही प्रस्तुत करता है। क्या क्या अर्थ दिए गए हैं? अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना, विचारों का बोध करना, गहनता से परिचित होना, प्रकृति और स्वभाव को समझना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले अर्थ को समझना, तथ्य के रूप में स्पष्ट बोध होना और अनुभूति होना, अंडरस्टैंडिंग होना, समझ होना। बोध स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि इसमें पूर्व स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका हो। स्टेप वाइज स्टेप ही चलते हैं ये सर। पहले स्मृति स्तर सिखाया जाता है, याद करवाया जाता है, रटवाया जाता है, उसके बाद आता है बोध स्तर। इसलिए बोध स्तर के लिए आवश्यक है कि स्मृति स्तर पर शिक्षण करवाया जा चुका हो, तभी बोध स्तर पर शिक्षण हो सकता है। अगर स्मृति स्तर पर शिक्षण नहीं करवाया गया होगा तो बोध स्तर पर जब हम शिक्षण करवाएंगे तो वो सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण सिद्धांतों और तथ्यों का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाया जाता है। क्या किया जाता है बोध स्तर में? सिद्धांतों और तथ्यों की समझ बनवाई जाती है, उनका बोध करवाया जाता है, और जो प्रक्रिया है शिक्षण की उसको अर्थपूर्ण और सार्थक बनाया जाता है। बोध स्तर का प्रतिमान मॉरिसन ने दिया। मॉरिसन के जो प्रतिमान है उसको देख लेते हैं। बोध स्तर का उद्देश्य क्या है? प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना, समझ, एक अच्छी समझ पैदा करना। संरचना कैसी है? बोध स्तर के शिक्षण में 5 चरण होते हैं। अन्वेषण करना, खोज करना, प्रस्तुतिकरण करना, आत्मीकरण करना, व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण करना। इसमें बच्चों की समझ विकसित की जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाती है, जिससे वो नई नई चीज़ों को खोज सके और उनको प्रस्तुत कर सकें, आत्मीकरण कर सकें, उसकी व्यवस्था कर सकें और अभिव्यक्तिकरण कर सकें, दूसरों के सामने उसे अभिव्यक्त कर सकें। फिर आती है इसकी सामाजिक प्रणाली। शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। इसमें जो शिक्षक होता है व्यवहार को नियंत्रित करता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। शिक्षक सिखाता है और बच्चा सीखता है, समझ विकसित करता है, इसलिए दोनों ही सक्रिय होते हैं इसमें। छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि उनमें इतनी समझ विकसित हो जाती है कि वो अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं। बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणाएं उपयोगी होती हैं। सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपानों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील होते हैं। जो ये 5 सोपान थे, अन्वेषण और प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण। अन्वेषण और प्रस्तुतिकरण जो है इसमें शिक्षक ज़्यादा क्रियाशील होंगे, और लास्ट की जो 3 हैं, आत्मीकरण, व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण, इसमें छात्र भी और शिक्षक भी दोनों ही क्रियाशील हो जाते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रणाली। बोध स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसमें आवश्यकतानुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं और प्रत्ययों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। स्मृति स्तर पर जो शिक्षा थी उसके मूल्यांकन के लिए ओरल और रिटन टेस्ट लिया जाता था, और इसमें भी ओरल, रिटन टेस्ट साथ ही साथ ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा स्तर आता है चिंतन और विमर्शी स्तर का शिक्षण। चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे बाद में ये छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर के शिक्षण में स्मृति और बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है।
यानी वही कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, पहले स्मृति, फिर बोध और फिर विमर्शी। इसके बिना चिंतन स्तर का शिक्षण सफल नहीं हो सकता। यदि इन 2 स्तरों पर शिक्षण नहीं करवाया गया हो तो चिंतन स्तर का शिक्षण सफल नहीं हो पाएगा। चिंतन स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। इसमें छात्र को मौलिक चिंतन करना होता है। छात्र विषय वस्तु के संबंध आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। छात्र सीखे हुए तथ्यों को और सामान्यीकरणों की जांच करते हैं और नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। आलोचनाएं शामिल होती हैं इसमें। चिंतन स्तर के जो शिक्षण प्रतिमान है वो हंट ने दिया है। हंट को चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है, इसलिए इस शिक्षण स्तर के प्रारूप को हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप का अध्ययन भी इन 400 पानों के अंतर्गत ही किया जाता है। क्या होता है इसमें? विमर्शी या चिंतन स्तर के शिक्षण में एक तो ये समस्या केंद्रित होता है और इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं छात्र। अच्छी समझ विकसित होने के बाद वो किसी वस्तु के बारे में, विषय वस्तु के बारे में आलोचनाएं कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। इनके जो 4 पक्ष हैं, प्रतिमान पक्ष, इनको देख लेते हैं। चिंतन स्तर का शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों में मौलिक और स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना, कि छात्र अपने स्वतंत्र चिंतन शक्ति को विकसित कर सके। छात्रों में समस्या समाधान के लिए आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास समस्या की प्रकृति पर आधारित है। छात्रों की जो समस्याएं हैं उसके समाधान पर बल दिया जाता है, उनमें आलोचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ाई जाती है। संरचना कैसी है इसकी? छात्र केवल सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न करना, छात्र के सामने समस्या की परिस्थिति उत्पन्न करना, छात्रों के द्वारा उपकल्पना का निर्माण करना, उपकल्पना पुष्टि के लिए सूझ चिंतन मनन का प्रयोग करना और उपकल्पनाओं की परीक्षा और समस्या का समाधान करना। आलोचनाएं करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं, यानी कि रिसर्च, जिसे हम कह सकते हैं कि रिसर्च जो की जाती है वो इसी स्तर पर की जाती है, चिंतन या विमर्शी स्तर पर। हाइपोथेसिस बनाई जाती है और उसकी पुष्टि के लिए परीक्षा और समस्या समाधान किया जाता है। सामाजिक प्रणाली, कक्षा का वातावरण पूरी तरह से खुला और स्वतंत्र होता है। छात्र क्रियाशील होते हैं और स्वयं प्रेरित होते हैं। छात्रों के समाजीकरण का दृढ़ आधार है सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता और सहानुभूति का वातावरण होता है। चिंतन स्तर पर कक्षा जो होती है उसका वातावरण पूरी तरह से खुला होता है और स्वतंत्र होता है और छात्र ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। इसमें मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है? चिंतन स्तर पर मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक मूल्यांकन उपयोगी है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभिवृत्ति, समस्या समाधान, सृजनात्मकता आदि के परीक्षण उपादेय हैं। ये थे शिक्षण के 3 स्तर: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर में क्या होता है? केवल रटने तक सीमित होती है, उसमें केवल रटवा दिया जाता है। उसके बाद जो बोध स्तर आता है उसमें अच्छी समझ विकसित की जाती है और लास्ट में जो चिंतनशील स्तर आता है इसमें समस्या समाधान पर बल दिया जाता है और आलोचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ाई जाती है विद्यार्थियों में। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कौन से स्तर पर हो सकता है? जिसमें अच्छी समझ विकसित की जाती है, जिस स्तर पर बोध करवाया जाता है, समझ विकसित की जाती है, वहीं पर हम उदाहरण दे सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण। इसका राइट ऑप्शन होगा बोध स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है? संचार प्रक्रिया हाई लेवल पर होती है और संवादात्मक होती है। कौन से स्तर पर हो सकती है? चिंतनशील स्तर पर, जिसमें समस्या समाधान पर बल दिया जाता है और आलोचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन ए क्या कहता है? स्मृति स्तर का शिक्षण या अधिगम सबसे कम विचारशील है। कारण है, शिक्षण या अधिगम के इस रूप में स्मरण, मान्यता, प्रतिधारण पर बल नहीं दिया जाता। इन कथनों के आधार पर
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन दूसरा दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखो, अभिकथन में दे रखा है स्मृति स्तर का शिक्षण या अधिगम सबसे कम विचारशील है। हाँ, सबसे कम विचारशील है क्योंकि इसमें केवल रटवाया जाता है, समझ विकसित नहीं की जाती। इसका कारण दे रखा है कि अधिगम के इस रूप में समरण, मान्यता और प्रतिधारण पर बल नहीं दिया जाता। ये गलत है क्योंकि इसमें समरण, मान्यता और प्रतिधारण पर बल दिया जाता है, रटवाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट ए में दे रखा है शिक्षण और अधिगम का स्तर और सेट 2 में दे रखा है प्रतिमान और उसके प्रयोजन। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर, इनका मिलान करना है। पहले दे रखा है आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है, व्यक्तिगत रुचि और व्यवहारिकता की रक्षा करता है, तथ्यों को याद कराने और पहचानने को सहज बनाता है और संबंधों और अर्थों की देखने की गुंजाइश बढ़ाता है। तो करिए मिलान। स्मृति स्तर जो होता है उसमें क्या किया जाता है, तथ्यों को याद करने और पहचानने को सहज बनाता है। स्मृति स्तर में तथ्यों को याद करवाया जाता है और पहचानने को सहज बनाया जाता है। दूसरा जो बोध स्तर है उसमें क्या होता है, बोध स्तर में संबंधों और अर्थों को देखने की गुंजाइश बढ़ाता है, समझ विकसित की जाती है जिससे संबंध और अर्थ देखे जाते हैं। उसके बाद आता है चिंतनशील स्तर। चिंतनशील स्तर में आलोचनात्मक चिंतन होता है। आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर